प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना में आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे विदेश में भारतीय उद्यमी तथा भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। तो देखिए, विदेश में भारतीय उद्यमी भारतीय कृषि को सुधारने व उसे और उन्नत करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने हेतु पूंजी की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? पूंजी की। बड़े किसानों व बागानों के लिए तो पैसा बैंकों से लिया जा सकता था, किंतु छोटे किसानों का क्या होता? यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी श्राफ और नट्टू कोट्टई चोटियारों के बारे में सुना है? कौन कौन थे? शिकारीपुरी श्राफ और नट्टू कोट्टई चोटियारों। ये उन बहुत से बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। ये किस लिए कर्जे देते थे? खेती करने के लिए कर्जा देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जे पर लेते थे। उनके पास बहुत दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी, यहां तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे, जिसे आज हवाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुना होगा, हवाला। सन 1860 के दशक में अफ्रीका में पूंजी निवेश एक लाभदायक स्थल के रूप में विकसित हो रहा था। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के साथ साथ भारतीय व्यापारी तथा महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे जा निकले। उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े इंपोरियम खोल दिए थे। इनकी दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय तथा विदेशी वस्तुएं प्राप्त होती थीं। उस समय यह एक फलता फूलता व्यापार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों का विकास होने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। आगे देखिए, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में उत्पन्न होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकीकरण के पश्चात ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। इसी कारण वहां के व्यापारियों तथा उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। इसके फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सरकार ने सीमा शुल्क लगा दिया। इसी कारण ब्रिटेन में भारतीय महीन कपास का आयात कम होने लगा। 19वीं सदी के प्रारंभ से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक अन्य देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों में बाहर हो जाने के कारण भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान
दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो सन 1815 में घटकर 15% रह गया तथा सन 1870 तक तो यह अनुपात सिर्फ 3% ही रह गया। कपड़े के व्यावसायिक निर्यात में कमी के बाद फिर भारत से किन वस्तुओं का निर्यात हो रहा था, यह सवाल हमारे सामने आता है। आंकड़ों के आधार पर निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तीव्रता से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। सन 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया था। कपड़ों की रंगाई के लिए प्रयोग होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं कि सन 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय के लिए तो भारतीय निर्यात में अफीम का भाग ही सबसे अधिक रहा। उस दौरान ब्रिटेन सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पूंजी मिलती थी उसके बदले चीन से ही चाय और अन्य पदार्थों का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ सी आ गई। भारत में ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई। ब्रिटेन से कच्चा माल भारत भेजा जाता था, उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत अधिक होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन सदैव व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका अर्थ है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही लाभ होता था। ब्रिटेन इस लाभ के सहारे अन्य देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता था। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती थी। ब्रिटेन के इस घाटे की भरपाई में सहायता देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष प्राप्त होता था उससे तथाकथित होम चार्जेज यानी देसी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर से में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में कार्य कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी जो आज पढ़ाया गया है उसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।